नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि क्या आपने अपने दिन के लक्ष्य, अपने दिन के टारगेट लिखे हैं। बरसात का मौसम है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने घर परिवार के बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा, बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या हमने हमारे दिन के टारगेट लिखे हैं? दिन के टारगेट यानी दिन के लक्ष्य लिखे हैं? किसी भी दिन की शुरुआत से पहले हर एक क्लास के प्रारंभ में मैंने ये बात बताने का प्रयास आपको किया है। दिन की शुरुआत होते ही शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद हमें अपने दिन के लक्ष्य, अपने दिन के टारगेट लिखने हैं कि अगर आज हम हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे, अगर आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अगर आज जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कुछ भी आपको पढ़ना है उसमें आपको क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। मिनिमम 8 से 9 घंटे के अगर आपके टारगेट हैं, अच्छी बात है, नहीं है तो बनाने का प्रयत्न करिएगा। अगर इन बातों को सुनकर कोई एक भी विद्यार्थी अगर टारगेट लिखने से को लिखने को प्रेरित होता है, लिखने की शुरुआत करता है, तो कहीं ना कहीं हमारा बोलना सफल हो जाएगा। और बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है कि अगर आप दिन की शुरुआत से पहले ही अपने टारगेट लिख लेते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और रिवीजन रिवीजन के लिए वही अपना पुराना वाला तरीका कि अगर आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा, जल्दबाजी में हड़बड़ी करते हुए सायकाल को उसको रिवीजन नहीं करना है, या कल उसका रिवीजन नहीं करना है, या फिर परसों उसका रिवीजन नहीं करना है। एक दो दिन में दिमाग चीजों को नहीं भूल पाता, और भूल जाए तो भूल जाए। एक दो दिन में अगर दिमाग चीजों को भूल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है कि समानता स्टडीज हुई हैं, उनसे पता चलता है कि 5वें 6वें दिन आने तक दिमाग जिन चीजों में उसका इंटरेस्ट कम है, आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो लगभग 5वें 6वें दिन दिमाग जिन चीजों में उसका इंटरेस्ट नहीं है उसको लगभग 70% तक भुला देता है। इसी बात का फायदा उठाओ। उसका जो पहला रिवीजन करना है वो हम करेंगे 7वें दिन। कब करेंगे? 7वें दिन। फिर एक साइकिल में इसके 14 दिन के बाद, हो पाए तो 21 दिन के बाद, चाहो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन 2 रिवीजन सुनिश्चित करते हैं कि चीजें कितने लंबे समय तक आपके दिमाग में विद्यमान रहेंगी। ये डिवीजन इस तरीके से होता है। आज अगर कोई टॉपिक पढ़ा, कल हो सकता है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा भूल जाए, परसों उसका थोड़ा बहुत हिस्सा भूल जाए, पूरा टॉपिक नहीं भूल सकते। ठीक है जी। चलिए, हमारे साथ जरा कमेंटों को जूम करना। ज्योति जी हैं, सुफा खातून जी हमारे साथ हैं, और अकरा जी हमारे साथ हैं, ज्योति जी हैं, और इंद्रजीत जी हमारे साथ हैं, सोनी जी हमारे साथ हैं। गुरु जी कुछ याद नहीं हो पाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ याद नहीं हो पाता है तो ठीक है ना। ये तो बहुत, याद करना ही नहीं है, रटना थोड़ी है, केवल केवल समझना। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। राजीव जी हमारे साथ हैं। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं राधे राधे सर जी, राधे राधे जी। और यहाँ से मुस्कान जी हमारे साथ हैं। कुछ 9 मिनट लग जाते हैं इन सब में। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल सही। और रस्ता जी के, और रक्षा जी कह रही हैं गुरु जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शिव शंकर चौहान जी कह रहे हैं जय हिंद, जय हिंद जी। क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, कल हमने कुछ चर्चाएं करी थी, और चर्चाएं थी अशुद्धि के बारे में। अशुद्धि वाले टॉपिक को लेकर कुछ विद्यार्थियों को ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि सर वो सब ठीक है, लिंग वचन काल कारक के आधार पर अशुद्धि पहचानने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। एक बार उस टॉपिक को ध्यान से देखते हैं, एक बार जितने भी उसके अनछुए पहलू हैं उनको ध्यान से देखते हैं। उससे पहले एक सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं, इस सवाल के जरा मुझे उत्तर बताने का प्रयास करना। देखना कि ये वाला वाक्य सही है कि नहीं है। मैंने लिखा कि राहुल ने दही का कटोरा गिरा दिया। राहुल ने दही का कटोरा गिरा दिया। दूसरा वाला वाक्य है, दूसरा वाला वाक्य है इसी से संबंधित। दही खाई जाती है। एक और वाक्य है, राहुल ने, राहुल ने दही का कटोरा या फिर दही गिरा दी। राहुल ने दही गिरा दी, यही है, राहुल ने दही गिराई। ये 3 वाक्य आपके सामने हैं। चयन करिए इनमें से कौन कौन से वाक्य गलत हैं। गलत हैं तो उनका सुद्रूप क्या होगा, और अगर सही है
हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? अब जरा चेक करो, चेक करो। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? क्लियर है? चलिए, हाँ ठीक है, ठीक है। हमने देख लिया कि वहां से कुछ दिक्कत हो गई थी टेक्निकल, कोई बात नहीं है, टेक्निकल समस्याएं छोटी मोटी बनी रहती हैं। अब आ जाइए। राहुल ने दही का कटोरा गिरा दिया, इस पहले वाले वाक्य की बात करें तो सर दही जो शब्द है ना, दही एक द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा है जो किसी ठोस द्रव गैसीय अवस्था में मिलती है। ये द्रव है, द्रव यानी तरल पदार्थ के अंतर्गत आ जाता है। और ये सर सामान्यतः पुल्लिंग की तरह व्यवहार करती हैं। इसकी तरफ समानता, समानता। दही जो शब्द है एक पुल्लिंग शब्द है। दही खाया जाता है, ना कि दही खाई जाती है। तो पहले वाले वाक्य की बात करें कि सर दही का कटोरा गिरा दिया, तो यहां पर ये जो गिरा दिया शब्द आया है ये किसके लिए आया? दही के लिए आया है क्या? ये जो गिरा दिया पुल्लिंग में शब्द आया है, ये जो क्रिया है हमारी, ये पुल्लिंग में है, गिरा दिया। ये किसके लिए आई? ये क्रिया किसके लिए प्रयोग हुई है यहां पर? ये क्रिया प्रयोग हुई है दही के लिए कि कटोरे के लिए? तो सर दही के लिए ये क्रिया बिल्कुल प्रयोग नहीं हुई है, याद रखिएगा। ये क्रिया प्रयोग हुई है कटोरे के लिए। ये क्रिया किसके लिए प्रयोग हुई है? कटोरे के लिए, क्योंकि कटोरा यहां पर क्या है? कटोरा है यहां पर पुल्लिंग, और पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग है। अगर मैं कटोरी की जगह कोई ऐसे पात्र का नाम लिखता जो स्त्रीलिंग है, या फिर कटोरी की जगह मैं कटोरी कर देता, क्या कर देता? कटोरी। कि राहुल ने दही की कटोरी, दही की कटोरी गिरा दिया। अब ये वाला वाक्य सही होगा क्या? कि राहुल ने दही की कटोरी गिरा दिया, बिल्कुल गलत होगा। फिर यहां पर क्रिया को चेंज करना पड़ेगा कि राहुल ने दही की कटोरी गिरा दी, स्त्रीलिंग में क्रिया आ जाएगी। ऊपर वाले वाक्य में जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो दही के लिए नहीं हुआ है, वो कटोरे के लिए हुआ। अगर वहां पर कटोरी होगा तो क्रिया चेंज हो जाएगी कि गिरा दी। ठीक है। इस वाले वाक्य की बात करें कि सर दही खाई जाती है, दही खाई जाती है, ये वाला वाक्य तो बिल्कुल गलत है। अभी अभी देखकर आए कि सर दही द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव में भी द्रव हो जाती है, जो कि तरल पदार्थों के अंतर्गत आती है। समानता तरल पदार्थ पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं? मानो कुछ को छोड़ दें, जैसे चाय है, लस्सी है, इनको छोड़ दें तो ये स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, अभी आएंगे उस पर। लेकिन इस वाले वाक्य की बात करें तो दही, दही जो शब्द है यहाँ पर खाई जाती है नहीं, खाया जाता है। जाता है का प्रयोग होगा, खाया जाता है, दही खाया जाता है। अब ये वाला वाक्य शुद्ध होगा। और अंत में क्या होगा? अंत में जी यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह आ जाएगा। क्या होगा? अंत में यहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। राहुल ने दही गिरा दी, राहुल ने दही गिरा दी। अब यहां पर सर राहुल ने दही, दही के लिए ये क्रिया आई कि दही गिरा दी, अब गलत हो जाएगा। यहां पर अगर बात करें कटोरी, कटोरी के लिए तो गिरा दी सही है, क्योंकि कटोरी स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के लिए हमने स्त्रीलिंग वाली क्रिया का प्रयोग किया। यहां पर दही पुल्लिंग है तो राहुल ने दही गिरा दिया, राहुल ने दही गिरा दिया। अब ये बिल्कुल सही होगा। समझ में आया? ये कुछ तीन वाक्य हैं जो कि सर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी एक हमारे टॉपिक है जिसका नाम है लिंग, उसके आधार पर ये वाक्यों का शुद्धिकरण है। हमारी टॉपिक, हमारी हिंदी का एक टॉपिक है लिंग, और लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? लिंग का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह यानी कई बार इसका अर्थ जाति भी लेते हैं, कई बार इसका अर्थ वर्ग भी लेते हैं। क्या लेते हैं? वर्ग। जाति मतलब कोई बनिया, कोई पंडित, कोई दलित, ये वाली जाति नहीं। जाति मतलब कि आप स्त्री जाति से हैं कि आप पुरुष जाति से हैं, केवल इतना सा, कि आप स्त्री जाति से हैं कि आप पुरुष जाति से हैं, कि आप पुरुष जाति से हैं कि आप स्त्री जाति से हैं, स्त्रीलिंग है या फिर आप पुल्लिंग हैं। और हमने कहा था कि सर हिंदी में
अब जरा देखिएगा, जरा अब जरा देखिए, एक बार आप भी चेक कर लीजिए, अब जरा देखिए, अब ठीक है, अब नहीं जाएगी आवाज, ठीक है ना, अब ठीक है, ओके, अब ठीक हो गई होगी, हाँ आ गई, आ गई। जैसे हम जब गांव में रहा करते थे ना, तो गांव में ऐसे ही हम आ गई और चली गई का प्रयोग किया करते थे। जैसे ही लाइट आ गई ना, तो घर के सभी सदस्य बोला करते थे आ गई आ गई आ गई। और जैसे ही लाइट चली जाती थी, या फिर जो लाइट जो बिजली है वो चली जाती थी, तो सभी लोग बोलते थे गुरु जी गई, गई। जैसे ही जैसे हमें शक्तिमान देखने का बड़ा शौक था, और पूरे जो गली की एकमात्र टीवी थी वो हमारे घर पर थी, तो मुझे बड़ा शौक था, बड़ा ही शौक था कि शक्तिमान देखें और सभी को शो करें कि हाँ भाई हमारे घर पर टीवी है। कई बार तो ऐसा होता था, जो टीवी का रिमोट था ना, मैं उसको बैग में रख के अपने स्कूल लेकर जाया करता था, सभी को दिखाने की देखो ऐसा होता है रिमोट, ऐसा होता है रिमोट, हमारे घर पर है टीवी, अगर शक्तिमान देखना है तो हमारे घर आइएगा। बड़ा ही रॉब होता है। और जैसे ही वो नाटक, वो सीरियल जब चल रहा होता है और लाइट चली जाती थी, सभी के मुंह से ऐसी आवाज आती थी गई। और जैसे ही लाइट आ जाती थी तो एक उत्साह के साथ आवाज आती थी आ गई, क्या आती थी आ गई। इसी तरीके से आप कहते गुरु आवाज गई, आ गई, चली गई, ये भी ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने कहा था कि 2 लाख से अधिक शब्द होते हैं, 2,60,000 से भी अधिक शब्द होते हैं। एक सीरीज आई थी जिसका नाम है पंचायत। कौन सी सीरीज आई थी? पंचायत। किस क्वेश्चन देखिए पंचायत, देखिए पंचायत। तो पंचायत में ना एक व्यक्ति है, एक नायक है। नायक वैसे कहते हैं कि ऐसा कोई पुरुष जिसकी हाल फिलहाल में शादी हुई हो, उसे कहते हैं नायक। लेकिन नायक ध्वजवाहक को भी कहते हैं, जो प्रधान हो, जो मुख्य हो, जो टीम की अगुवाई करे, उसे भी नायक कह दिया जाता है। तो एक नायक जो है ना, उस सीरीज का जो नायक है, उसके पद का नाम है सचिव। उसके पद का नाम है सचिव। और इस सचिव के पद पर वो कार्य कर रहा है ग्राम प्रधान फुलेरा। याद आ रहा है कुछ? हाँ, ग्राम प्रधान फुलेरा है एक उत्तर प्रदेश में। तो वहां पर क्या है, वहां पर एक पद का नाम है सचिव उस सीरीज के अंदर। इस पद पर एक पुरुष कार्य कर रहा है। क्या इस पद पर कोई स्त्री कार्य नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। जैसे एक और पद का नाम लिखा मैंने, राष्ट्रपति। क्या लिखा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो ये हो जाते हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू जी, यानी एक स्त्री कार्य कर रही है। इससे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद, यानी एक पुरुष कार्य कर रहे थे। यानी कुछ पद के नाम ऐसे होते हैं जिन पर स्त्री भी और जिन पर पुरुष भी दोनों कार्य कर सकते हैं। उनमें बड़ी समस्या आ रही थी कि इनको स्त्रीलिंग में प्रयोग करें कि इनको पुल्लिंग में प्रयोग करें, बड़ी ही समस्या। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया। और जब जब हम फंसते हैं ना हिंदी में, हिंदी क्या कि किसी और भी सब्जेक्ट में फंसे, चाहे फिजिक्स में फंसे, हिस्ट्री में, कुछ में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर मतभेद की स्थिति होती है ना, तो ये हमारी नैया पार लगाता है, अपवाद। फिर हम उससे बोल देते हैं ये तो अपवाद है। ये क्या है? ये अपवाद है। फिर उसको अपवाद की श्रेणी में कहा गया कि इसे उभयलिंग रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए उभयलिंग। और उभयलिंग का मतलब क्या होगा? इस उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों। इस उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों, और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, यानी जिस पर दोनों ही चिन्ह आ जाए, स्त्री भी हो पुरुष भी हो। तो जितने भी सामान्यतः पदों के नाम है, सचिव, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर कोई भी पद का नाम, कोई भी पद जिस पर स्त्री और पुरुष दोनों कार्य कर सकते हैं, सभी को क्या कहा गया? उभयलिंग कहा गया। कई बार अब देखिए, लिंग के दो भेद नहीं हो, दो ही भेद होते हैं, 3 भेद नहीं होते, कोई उभयलिंग नहीं होता। लेकिन अपवाद के तौर पर उभयलिंग पढ़ लेते हैं। हमने संस्कृत से भी तुलना करी थी कि संस्कृत जब हम पढ़ते हैं तो संस्कृत में जब ये टॉपिक आता है लिंग, और लिंग के कितने भेद होते हैं संस्कृत में? 3 भेद हो जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और एक और होता है जिसका नाम है क्लीव। क्या है? क्लीव वर्ग। और क्लीव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नपुंसक लिंग, और नपुंसक लिंग हमारी हिंदी में नहीं होता। नपुंसक लिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट हमारी हिंदी में नहीं है, ठीक है ना? सीधा उभयलिंग। उभयलिंग कब? जब अपवाद की श्रेणी आ जाए। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, एक वाक्य लिखा मैंने कि पुलिस खा रहा है। वाक्य में गलती बताइए किस प्रकार की गलती है, और गलती है तो इसको शुद्ध करिए। पुलिस खा रहा है। या फिर एक और वाक्य लिखा मैंने, पुलिस जा रहा है।
पुलिस जा रहा है, कौन सा वाला वाक्य हो जाएगा? सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि सर जिनमें हम चयन नहीं कर पाते, क्योंकि देखो पुलिस भी तो एक प्रकार का पद है, इस पर स्त्री भी कार्य कर सकती है, इस पर पुरुष भी कार्य कर सकता है, दोनों कार्य कर सकते हैं। सर अगर इस पर दोनों कार्य कर सकते हैं तो मैं यहां पर क्रिया कौन सी रखूं, रहा है कि रही है? भाई जब स्त्री भी कार्य करेगी इस पद पर और इस पद पर पुरुष भी कार्य करेगा तो यहां पर क्रिया किस आधार पर आएगी, कि स्त्रीलिंग में रखूं कि क्रिया की पुल्लिंग में? यही चीज यहां पर हुई है कि सर ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, दोनों लोग कार्य कर सकते हैं, है तो उभयलिंग जब दोनों कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब वो क्रिया के चयन करने की बात आती है तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट लागू होता है कि समानता प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर यानी जो लोक व्यवहार के जीवन में, लोक व्यवहार की भाषा में इस शब्द का प्रयोग किस आधार पर होता है, इस शब्द का प्रयोग किस आधार पर होता है, समानता फिर उसे सही मानते हैं, समानता उसे सही मानते हैं। यानी अब ऐसा नहीं है कि आप यहां पर रहा है और इसके साथ एक वैकल्पिक चिन्ह लगाओ फिर रही है भी लिख दो, रही है भी लिख दो, ऐसा नहीं। समानता इसका जो शुद्ध रूप होता है वो कुछ इस प्रकार इस प्रकार के लिए होता है कि पुलिस खा रही है, कि सर अगर आपने यहां पर रही है प्रयोग किया है तब तो 100% पुलिस शब्द क्या होगा, 100% स्त्रीलिंग होगा, 100% स्त्रीलिंग होगा। भाई अगर आपने यहां पर रहा है का प्रयोग नहीं किया तो आप ये कह रहे हो कि ये पुल्लिंग नहीं है, और अगर यहां पर आप रही है का प्रयोग कर रहे हो तो आप ये सूचित कर रहे हो कि जो पुलिस शब्द है वो स्त्रीलिंग है। पुलिस शब्द कैसा है फिर, स्त्रीलिंग है। लेकिन सर अभी अभी तो आपने कहा है कि जो पद के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो सकते हैं, उभयलिंग हो सकते हैं। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना अपने आप में मतभेद का कॉन्सेप्ट है। हमारी हिंदी में उभयलिंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लिंग दो ही प्रकार के हैं, या तो कोई भी शब्द कोई भी वस्तु हिंदी में पुरुष जाति की होगी, पुरुष वर्ग की होगी, या फिर स्त्री वर्ग की होगी। फिर भी कई बार कुछ शब्दों में मतभेद होने के कारण हम उन्हें उभयलिंग मान लेते हैं। उभयलिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हिंदी का, लेकिन यहां पर कई बार उभयलिंग वाक्य प्रयोग के आधार पर, लोक व्यवहार के आधार पर वो शब्द जिसके लिए सर्वाधिक प्रयोग होता है फिर उसे सही मान लेते हैं। कई बार क्या है, मुझे पता है कि पुलिस आ रही है, पुलिस खा रही है, पुलिस जा रही है, लोक व्यवहार की भाषा में इस शब्द का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग की तरह, तो हम स्त्रीलिंग की ही तरह इसका प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग की ही तरह इसका प्रयोग करेंगे। और कई बार जैसे मैंने एक और शब्द लिखा कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर स्त्री भी बैठ सकती है और पुरुष भी। राष्ट्रपति एक शब्द का प्रयोग किया और मैंने कहा कि राष्ट्रपति आ रही है, या फिर राष्ट्रपति आ रहा है, या फिर जी शब्द का भी प्रयोग कर लो कि राष्ट्रपति जी आ रही हैं। यहां पर इसको ठीक करिएगा, सम्माननीय शब्द है, राष्ट्रपति जी आ रही हैं और राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य सही है कि राष्ट्रपति जी आ रही हैं, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं? कौन सा वाक्य सही होगा, सोचिए। राष्ट्रपति जी आ रहे हैं या राष्ट्रपति जी आ रही हैं? सेकंड वाला। अब जरा देखिए, जैसे हमने यहां पर पुलिस के लिए हमें पता है स्त्री और पुरुष दोनों कार्य कर सकते हैं, उभयलिंग की कैटेगरी है, लेकिन लोक व्यवहार की भाषा के ऊपर इस शब्द को रही है शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है कि पुलिस आ रही है, पुलिस खा रही है, पुलिस सो रही है, पुलिस जा रही है। राष्ट्रपति जो शब्द है ना, ये एक जटिल शब्द के अंतर्गत आता है। जटिल मतलब एक रूढ़ शब्द के, रूढ़ तो नहीं है ये शब्द, लेकिन एक बलदायक शब्द के लिए आता है, बल का प्रतीक होता है। तो यहां पर क्या होगा, ये शब्द फिर प्रयोग के आधार पर फिर हम ये प्रयोग करते हैं कि राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, चाहे उस पद पर स्त्री ही कार्य कर रही है फिर भी हम क्या प्रयोग करते हैं, आ रही है। लेकिन होता शब्द उभयलिंग है, दोनों ही कार्य कर सकते हैं, उभयलिंग की कैटेगरी है, ठीक है ना। लेकिन प्रयोग के आधार पर फिर क्रिया का चयन होता है कि इसका प्रयोग किस आधार पर किया जाता है। किसी भी शब्द में दिक्कत हो तो उसको प्रयोग के आधार पर देखिएगा। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, मैंने कहा कि जो महीनों के नाम है, महीनों के नाम जैसे फरवरी है, मार्च है, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इतने जितने भी महीने हो सकते हैं, सामान्यतः ये सभी पुल्लिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। पुल्लिंग यानी क्रिया पुल्लिंग होती है,
फरवरी आ रही है नहीं, फरवरी आ रहा है, ठीक है ना, कि फरवरी महीना आ रहा है, आ रही है नहीं, गलत कर बैठोगे। लेकिन अगर अपवाद की बात करें तो सर प्रयोग के आधार पर जो जनवरी है, मई है और जुलाई है, ये सभी स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होती हैं। किसी भी वाक्य में अगर इस तरीके के महीने आए तो उसके लिए क्रिया का निर्धारण करना स्त्रीलिंग में, किसमें, स्त्रीलिंग में। मैंने कहा जो नक्षत्रों व ग्रहों के नाम होते हैं, जैसे सूर्य है, चंद्र है, राहु है, शनि है, आकाश है, इस तरीके के जो नक्षत्र के नाम है वो सामान्यतः पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। लेकिन पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी सर स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। इसे अपवाद कह दिया हमने, क्या कह दिया, इसको अपवाद कह दिया, क्योंकि प्रयोग के आधार पर ये स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होती है कि पृथ्वी घूम रही है, घूम रहा है नहीं। जैसे मैं प्रयोग करता हूं कि चंद्र घूम रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन पृथ्वी घूम रहा है ये गलत हो जाएगा, पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, एक और आगे चल, जैसे मैंने कहा अनाजों के जो नाम होते हैं, गेहूं है, बाजरा है, चना है, जौ है, ये सभी किसके लिए प्रयोग होते हैं, ये सभी पुरुष जाति के लिए प्रयोग होते हैं, क्रिया पुरुष जाति में आएगी। और लेकिन मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग ये सभी स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं। सामान्यतः बीपीएससी ने एक सवाल पूछा था अरहर को लेकर, और शायद ज्वार को लेकर भी कुछ सवाल आ चुका है, ठीक है ना। हाँ, अरहर है, मूंग है, मक्की है, ये सभी किसके लिए प्रयोग होती हैं, स्त्री के लिए। मैंने कहा द्रव पदार्थों के नाम जैसे शरबत है, दही है, दूध है, तेल है, पानी है, सभी पुरुष जाति की तरह प्रयोग होते हैं। और लेकिन अपवाद चाय है, कॉफी है, लस्सी है, चटनी है, ये सभी स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं, ये सभी स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं। समानता एक और कॉन्सेप्ट है कि जो ईकारांत शब्द होते हैं, जो कि बड़ी ई पर अंत होते हैं, वो समानता स्त्रीलिंग ही होते हैं, समानता स्त्रीलिंग। एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था जहां से अक्सर सवाल आ जाते हैं कि ऐसे जितने नाते रिश्तेदारों के नाम है जो कि आकारांत होते हैं, आकारांत यानी बड़े आ पर अंत होते हैं, आकारांत, आकारांत यानी जो बड़े आ पर अंत होते हो। जैसे मैंने कहा दादा, ये नाते रिश्तेदार का नाम है जो कि बड़े आ पर अंत हो रहा है, इसका कभी भी बहुवचन नहीं बन सकता, इस शब्द का कभी बहुवचन, यानी कभी आप किसी वाक्य में ऐसे शब्द देखें कि दादे, ये बिल्कुल गलत होगा। ये शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं जिनके अंत में बड़ा आ आता हो। मैंने कहा मामा, मैंने कहा नाना, मैंने कहा चाचा, पापा, क्या कहा मैंने, पापा, और भी कई सारे, काका एक शब्द हो सकता है, बाबा एक शब्द हो सकता है। जितने भी नाते रिश्तेदारों के नाम जो कि अकारांत होते हैं उनका बहुवचन समानता नहीं बनता। ये शब्द वाक्य में इसी तरीके से प्रयोग होंगे, इसी तरीके से, अर्थात इनका कभी बहुवचन, हाँ इनके लिए क्रिया बहुवचन आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये सभी सम्माननीय हैं और सम्माननीयों के लिए जितने भी आदरणीय, जितने भी आदरणीय, जितने भी आदरणीय व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो क्रिया का प्रयोग होता है वो बहुवचन में होता है। अगर आपने पापा का प्रयोग किया है तो पापा का प्रयोग ऐसे ही तो नहीं होगा, आप ऐसे प्रयोग करेंगे कि पापा जी, पापा जी आ रहा है, पापा जी आ रहा है, या फिर पापा जी आ रहे हैं, पापा जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। कौन सा वाला वाक्य सही है सर? इसका बहुवचन नहीं बन सकता, ये शब्द एज इट इज रहेगा क्योंकि अकारांत शब्द है और अकारांत में नाते रिश्तेदारों का नाम है। और यहां पर सर जी का प्रयोग किया यानी ये आदरणीय शब्द है, पिताजी आदरणीय शब्द है। पिताजी आ रहा है, अगर आपने ऐसा कहा और पिताजी ने सुन लिया कि पिताजी आ रहा है तो उनसे पहले उनका जूता उड़ता हुआ आता है। लेकिन पिताजी आदरणीय शब्द है, तमीज से बात करते हैं, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। आ रहे हैं शब्द से मेरा ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि पिताजी एक से ज्यादा है, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं, नहीं। आ रहे हैं यानी क्रिया का अर्थ क्या है सर? ये है बहुवचन वाली क्रिया, एक से ज्यादा नहीं है, पिताजी एक ही है, पिताजी एक ही है, लेकिन आदरणीय शब्द है इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। पिताजी आ रहे हैं, दादाजी खा रहे हैं, ठीक है ना, जा रहे हैं, सो रहे हैं का प्रयोग करते हैं। दादाजी, दादाजी आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आ रहे हैं तो एक से ज्यादा होंगे क्या, क्योंकि वाक्य बहुवचन वाला हो गया। ऐसा नहीं है कि दादाजी एक से ज्यादा है, बिल्कुल नहीं, दादाजी एक ही है। इस शब्द को चेंज नहीं कर सकते हम, अकारांत शब्द है, अकारांत शब्द है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन इसके लिए जो क्रिया होगी वो फिर वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कई बार एक वर्णमाला को लेकर सवाल आता है, ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि हमारी जो वर्णमाला है ना, हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण है। कितने हैं? 52।
52 से अगर बात करी जाए तो 48 वर्ण जो होते हैं वो पुल्लिंग की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह? पुल्लिंग की तरह। केवल 3 वर्ण ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें अपवाद भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? अपवाद। एक वर्ण है कहीं पर छोटी ई का प्रयोग हो, कहीं पर बड़ी ई का प्रयोग हो, और कहीं पर ये वाला वर्ण री से ऋषि हो, तो सामान्यतः स्त्रीलिंग होता है। एक सवाल था कि री से ऋषि हिंदी वर्णमाला मतलब अल्प प्राण के अंतर्गत शामिल है, अल्प प्राण है। तो सामान्यतः अगर ऐसे वर्ण, ये तीनों वर्ण अगर आ जाएं, ये सामान्यतः स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होते हैं। बाकी के सभी वर्ण जो बच गए वो सभी पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं, इनके लिए स्त्री जाति वाली क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चले अगला वाला सवाल। अब जरा देखिएगा, मैंने कहा शरीर के अंग जैसे हाथ है, पैर है, गला, नाखून, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, ये सभी पुल्लिंग जाति की तरह प्रयोग होते हैं। जैसे कुछ अपवाद भी हैं, जीव स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है, आंख स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है, नाक, उंगलियां, ये सभी स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं। मैंने कहा वर्णमाला के जो अक्षर हैं ये सभी इसमें प्रयोग होते हैं, लेकिन 3 जो अक्षर हैं वो स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाते हैं। आगे आइएगा। इसके बाद सर एक टॉपिक में जहां पर हमको दिक्कत हो रही थी वो था वचन। क्या था? वचन। किसे कहते हैं वचन? किसे कहते हैं वचन? किसे कहा जाता है? अगर हम हमारे कंप्यूटर जी से पूछें तो कंप्यूटर जी के मुंह पर तो एक ही जवाब है कि सर शादी हुई थी, शादी में 7 वचन लिए थे। ये वाले वचन होते हैं सर, ये वाले वचन 7 वचन, यानी 7 फेरे हुए थे तो 7 वचन लिए हैं। 7 वचन होते हैं क्या हिंदी में? बिल्कुल। हिंदी में 7 वचन कुछ नहीं होते हैं, हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं। जब तक संख्या 1 है तब तक तो 1 वचन रहेगा, 1 वचन रहेगा। जैसे ही संख्या 1 से ज्यादा होगी तो बहुवचन। क्या होगा? बहुवचन, सीधा बहुवचन। कुछ एक वचन वाले शब्द हमारे लिए जरूरी होते हैं और कुछ बहुवचन वाले शब्द, क्योंकि वाक्य में अक्सर इन शब्दों का प्रयोग होता है। कैसे? कि मैंने एक शब्द लिखा जनता, जनता आ रहा है कि जनता आ रही है, किस शब्द का प्रयोग करोगे? जनता आ रही है, एक वचन का प्रयोग करोगे। आ रही है नहीं, गलत हो जाएगा। सहायता, सहायता, सहायता के साथ साथ और मैंने एक शब्द लिखा प्रजा, प्रजा के साथ जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं जो कि ठोस, द्रव, गैस में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? ठोस में, द्रव में और गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। समानता इनका प्रयोग एक वचन में होता है। किस में होता है इनका प्रयोग? एक वचन में इनका प्रयोग होता है। बहुवचन, बहुवचन की बात करें, बाल, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर और दर्शन हो गए, लोग हो गए, प्राण हो गए, हस्ताक्षर हो गए, समाचार, लोग, होठ, बाल, ये सभी शब्द समानता किस में प्रयोग होते हैं? इस प्रकार के शब्द समानता बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कहीं पर अगर बाल शब्द आ जाए कि बाल टूट रहा है, क्या ये वाला वाक्य सही है? बाल टूट रहा है, पढ़ने से लगेगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन गलत वाक्य है। क्यों? क्योंकि सर वो जो बाल शब्द है ना, बाल शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है और बहुवचन वाले शब्द के लिए फिर क्रिया कैसी होगी? बहुवचन में। वाक्य गलत है, इसकी शुद्ध वर्तनी कैसी होगी कि बाल टूट रहा है, बाल टूट रहे हैं, बाल टूट रहे हैं। अब ये वाक्य शुद्ध हुआ है, अब ये वाला वाक्य एकदम से शुद्ध हुआ है। ठीक है, चलिए, टूट रहे हैं। हाँ, मैंने कहा कि होश, होश उड़ गया, होश उड़ गया, वाक्य सही है क्या? या फिर उसके होश उड़ गया, उसका होश उड़ गया, गलत है। होश उड़ गए, होश उड़ गए, उसके होश उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, दर्शन किए जाते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं शब्द का प्रयोग होता है बहुवचन वाले शब्द का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऐसे वचन नहीं, ऐसे वचन नहीं। वचन कैसे होंगे? वचन होंगे सर
एक वचन या फिर बहुवचन, जहां पर किसी एक संख्या का प्रयोग एक नहीं है तो जहां पर एक से ज्यादा संख्याओं का प्रयोग, जहां पर एक से ज्यादा वस्तुओं का प्रयोग होता है फिर वो बहुवचन हो जाता है। आगे आते हैं। उसके साथ सर हमने देखा था कि सर जो अकारांत है, इकारांत है, ईकारांत है, उकारांत है, ऊकारांत है, पुल्लिंग संज्ञाएं समानतः एक वचन में प्रयोग होती हैं। इनका एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऐसी कोई संख्या जो कि अकारांत हो, अकारांत का शब्द पहले अर्थ समझिए, ऐसा कोई शब्द जो छोटे आ पर अंत होता हो, छोटे आ पर अंत होता हो। ईकारांत ऐसा कोई शब्द जो कि छोटी ई पर अंत होता हो, ऐसा कोई शब्द जो बड़ी ई पर अंत होता हो, ऐसा कोई शब्द जो छोटे ऊ पर अंत होता हो, ऐसा कोई शब्द जो किस पर अंत होता हो, बड़े ऊ पर अंत होता हो। इन सभी शब्दों का सामान्यता, मैं पूरी तरीके से नहीं कह रहा, सामान्यता मतलब लगभग, लगभग ज्यादा, कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, सामान्यता इन शब्दों का एक वचन और बहुवचन एक ही होता है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा हाथी, एक शब्द लिखा हाथी, हाथी के अंत में क्या है सर, बड़ी ई की मात्रा है, ईकारांत शब्द है, ईकारांत शब्द है। हाथी आ रहा है, वाक्य एक वचन में प्रयोग हुआ, हाथी आ रहा है। इस वाक्य को बहुवचन में बदलना है मुझे, तो मैं ऐसा प्रयोग करूंगा कि हाथी, हाथी आ रहे हैं, हाथी आ रहे हैं। पहला वाला वाक्य है एक वचन में कि हाथी आ रहा है, दूसरा वाक्य है बहुवचन में हाथी आ रहे हैं, लेकिन हाथी शब्द में कोई भी अंतर नहीं हुआ, हाथी शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, हाथी शब्द सेम रहा है, हाथी शब्द सेम रहा। भालू आ रहा है, भालू आ रहे हैं, भालू शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने एक शब्द लिखा भालू, भालू आ रहा है और भालू आ रहे हैं। ऐसे शब्द जो उकारांत होते हैं समानतः एक वचन और बहुवचन में समान प्रयोग होते हैं, लेकिन एक हमने इसका अपवाद पढ़ा था। अपवाद पढ़ते जब हमने वचन पढ़े थे ना, उस समय जब अशुद्धि पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि जब जब इन शब्दों के बाद में कोई भी कारक चिन्ह प्रयोग होगा, कारक चिन्ह मतलब ये 8 कारक चिन्ह, कारक चिन्ह मतलब ये वाले 8 कारक चिन्ह, ने, को, से, द्वारा, को, के लिए, से, काकी के, रारी रे, नानी ने, या फिर री रे, मैं, पर, हे, अजी अजी, कोई भी कारक चिन्ह अगर प्रयोग होगा तो फिर उनका बहुवचन हम बना सकते हैं। पढ़ा था ना कि अगर ये कोई भी कारक चिन्ह अगर आ जाए तो फिर उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं मैंने कहा यहां पर देखिए जरा, मैंने कहा एक वाक्य लिखा मैंने कि हाथियों को सड़क से हटाओ, सड़क से, हाथियों को सड़क से हटाओ। हाथी, अच्छा रोग, हाँ एक और सवाल, एक हाथियों मैंने ऐसा लिखा है, एक हाथियों मैंने ऐसा लिखा है, ऐसा कौन सा वाला हाथियों सही है, कौन सा वाला हाथियों सही है? सूरज जी कह रहे हैं गुरुजी सर रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो क्या करें केजीएस? क्या हो गया सूरज जी, क्या हुआ? सर जी शब्द के प्रयोग नहीं पता है, क्या करेंगे? शब्द के प्रयोग नहीं पता है सर, शब्द का प्रयोग नहीं पता है, शब्द का प्रयोग नहीं पता है, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा सूरज जी, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। कौन सा वाला सही होगा, ये वाला हाथियों या फिर ये वाला हाथियों, कौन सा सही है? देखिए अगर मूल रूप से माने तो मूल रूप से ये वाला तो गलत हो जाता है, ये वाला बिल्कुल सही है। तो यानी मुझे भी यहां पर कौन सा प्रयोग करना चाहिए था, मुझे भी यहां पर यो का प्रयोग करना चाहिए था, इसलिए आपसे पूछा गया, ठीक है ना। हाथियों, ये बिल्कुल सही है, हाथियों को सड़क से हटाओ, हाथियों को सड़क से हटाओ। तो सर अब तो आपने इसका बहुवचन बना दिया। बहुवचन मैंने कब बनाया है? जब सर मैंने इसके बाद एक कारक चिन्ह का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? एक कारक चिन्ह का प्रयोग मैंने किया है, एक कारक चिन्ह का प्रयोग मैंने किया है। किसी भी शब्द का अगर बहुवचन बन सकता है तो कब? जब उसके बाद कोई भी कारक चिन्ह, जैसे कई बार हमने एक शब्द पढ़ा था, यहां पर हमने बहुवचन वाले कुछ शब्द पढ़े थे क्या? यहां पर मैंने कुछ लिखे होंगे बहुवचन वाले शब्द, ये यहां पर एक शब्द छूट गया, जैसे मैंने एक शब्द लिखा आंसू। क्या शब्द? आंसू। आंसू शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है कि आंसू आ रहे हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम? कि आंसू आ रहे हैं।
एक शब्द लिखा मैंने कि आंसू आ रहे हैं। सर बहुत सही है कि आंसू शब्द का प्रयोग सर आपने बहुवचन में किया, ये आ गया बहुवचन। लेकिन कई बार आप ऐसा भी शब्द देखते होंगे कि आंसुओं, आंसुओं की, ये वाला लिखूं फिर मैं आंसुओं, ये गलत होगा। आंसुओं, आंसुओं की धारा, आंसुओं की धारा बह रही है, आंसुओं की धारा। सर ये वास्तव में बहुवचन वाला शब्द है, लेकिन फिर इसका भी मैंने रूपांतरित किया। क्यों? क्योंकि इसके अंत में फिर कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये कुछ कुछ अपवाद कह सकते हैं इनको, या फिर कुछ कुछ समझ कह सकते हैं कि एक बार समझ लें कि सर इसका बहुवचन कब बन सकता है, जब इसके बाद में कोई भी कारक चिन्ह हो, जब इसके बाद में कोई भी हमने कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया है। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था जी कारक। क्या नाम था? कारक। और कारक हमने कल देखे थे कि 8 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कितने होते थे? संस्कृत में होते थे 6। कौन कौन से संस्कृत में नहीं होते? सर संस्कृत की अगर बात करें, संस्कृत से अगर तुलना करें, तो संस्कृत में ना तो संबोधन कारक हुआ करता था और ना ही संबंध कारक। ये 2 संस्कृत में नहीं होते थे, बाकी के सभी संस्कृत में होते हैं। हिंदी में इन दोनों की संख्या बढ़ जाती है तो संख्या हो जाती है 8। अगर मैं कर्ता कारक की बात करें तो कर्ता कारक की जो विभक्ति होगी वो होगी ने, कई बार ने नहीं भी होती है, फिर उसके आगे शून्य प्रयोग करते हैं। ये उतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है अभी, लेकिन हमें केवल इन विभक्तियों से काम है। किससे काम है? इन विभक्तियों से। कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से का प्रयोग द्वारा के लिए। देखो करण का प्रयोग होता है साधन के लिए, साधन के लिए। जैसे मैंने 2 वाक्य लिखे, इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखना। एक वाक्य लिखा मैंने कि जितेंद्र सोनी बस में गिर गया। जितेंद्र सोनी बस में गिर गया। दूसरा वाला वाक्य लिखा है मैंने कि जितेंद्र सोनी बस से घर जाता है। जितेंद्र सोनी बस से घर जाता है। 2 वाक्य हैं आपके सामने, दोनों वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताइए कि दोनों वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है, और जो भी गलत हो उसका फिर शुद्ध रूपांतर बताइएगा कि सर इसकी शुद्ध रूप ये होगा, इसका शुद्ध रूप ये होगा कि जितेंद्र सोनी, यहां पर कोई भी नाम हो सकता है, XYZ कोई भी नाम हो सकता है। जितेंद्र सोनी बस में गिर गया या जितेंद्र सोनी बस से घर जाता है। यहां पर सर एक कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है जो कि है से, और से का प्रयोग क्या दर्शा रहा है? साधन, कि घर जाने का साधन क्या है? बस है। इस बस साधन के लिए, इस बस साधन को बताने के लिए मैंने एक कारक चिन्ह का प्रयोग किया जो कि करण कारक है, जो कि करण कारक है, जिसकी विभक्ति, विभक्ति मतलब कई बार विभक्ति शब्द ना होकर परसर्ग शब्द आ जाता है, वो भी सही है कि सर ये करण कारक है। ये वाला वाक्य तो बिल्कुल सही है, जितेंद्र सोनी बस से घर जाता है, बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन ऊपर वाले वाक्य की बात करें कि जितेंद्र सोनी बस में गिर गया, ये सामान्य रूप से लोक व्यवहार की भाषा में तो सही हो सकता है, लेकिन व्याकरण सम्मत सही नहीं है। और हम क्या मानते हैं कि जो व्याकरण सम्मत सही हो वो ज्यादातर प्रधान होता है। सर यहां पर एक कारक चिन्ह का प्रयोग गलत हुआ है, यहां पर भी से का प्रयोग होगा कि जितेंद्र सोनी बस से गिर गया। जितेंद्र सोनी बस से गिर गया, और जैसे ही वो बस से अलग होगा, यहां पर भी से है, यहां पर भी से है, पर ये स्थिति हो जाएगी अपादान की। किसकी स्थिति हो जाएगी? अपादान की, याद रखिएगा। तो यहां पर भी कारक संबंधी गलती है। कारक संबंधी गलती कौन सी होगी? अपादान कारक संबंधी गलती है। और अपादान का प्रयोग डर के लिए भी होता है कि राधा कुत्ते से डरती है, से डरती है, किससे? कुत्ते से, उसके लिए से का प्रयोग किया गया, वो भी अपादान है। तुलना के लिए भी कि श्यामा राधा से अधिक सुंदर है, राधा से अधिक सुंदर है, से का प्रयोग किया गया तुलना के लिए, वो भी अपादान है, वो भी स्थिति अपादान की हो जाती है। चलिए बस से गिर गया, हाँ जी बस से गिर गया, ठीक है ना। चलिए ये नहीं होगा, कौन सा होगा? ये होगा। लेकिन समानता हम आम जनमान की भाषा में ये शब्द सुनते हैं। कई बार हम वचन के आधार पर भी कई चीजें सुनते हैं। जैसे मैंने कहा आज मुझे अनेकों काम है। आज मुझे अनेकों काम है, इस वाक्य को अगर शुद्ध है तब तो ठीक है, यस में कमेंट कर सकते हैं। अगर गलत है तो इसकी शुद्ध वर्तनी बताइए कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। आज मुझे अनेकों काम है,
आज मुझे अनेकों काम है। क्या ये सही है? सही है, तब तो ठीक है। गलत है तो बताइए इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अनेक काम है, हाँ। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो कि समानता एग्जिस्ट मतलब होते ही नहीं है, विद्यमान ही नहीं होते हैं, उनका भी हम प्रयोग कर देते हैं। अनेकों शब्द होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी यहां पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक एक शब्द है, एक का जब बहुवचन बनाने का प्रयास करते हैं तो अनेक शब्द बनता है। इसका भी बहुवचन बनाने की क्या आवश्यकता? इसका भी बहुवचन बनाने की क्या आवश्यकता? जब एक बार इसका बहुवचन बना दिया, इसके बहुवचन बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये शब्द ही नहीं होता हिंदी में। हिंदी में ये शब्द ही नहीं होता। शब्द कौन सा होता है? शब्द होता है ये अनेक शब्द आएगा, अनेकों की जगह अनेक शब्द आएगा। तो बस हमें क्या करना है कि एक बार ये कारक पढ़ने हैं, कारक देखने हैं। अशुद्धियां अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कई बार अगर हम बात करें, ये देखो कुछ इस प्रकार की अशुद्धि आपको देखने को मिलेंगी। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति यानी एक शब्द जिसका एक और पर्यायवाची उसी वाक्य में होगा। जैसे देखने का प्रयास करिए, यहां पर एक वाक्य मैंने लिखा कि राधा मेरी परम प्रिय स्नेही है। राधा, राधा क्या है? राधा मेरी परम प्रिय स्नेही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सर यहां तक तो ठीक था कि राधा मेरी परम प्रिय, जो अर्थ प्रिय का होता है वही अर्थ स्नेही का भी होता है। जो अर्थ परम का होता है वही अर्थ स्नेही का भी होता है। दोनों में अंतर थोड़ी है। स्नेही का ही पर्यायवाची क्या है? प्रिय है। तो हम किसको हटाएं कि सर स्नेही को हटाएं कि प्रिय को हटाएं? तो समानता कॉन्सेप्ट कहता है कि जो शब्द पहले आ गया तो आ गया, जो शब्द पहले प्रयोग हो गया तो हो गया, फिर स्नेही को हटाइए, ये नहीं आएगा। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। अगला वाला वाक्य पढ़िए कि नेता को हमेशा जनता के हितकर कल्याण की बातें सोचनी चाहिए। क्या कहा मैंने? कि नेता को हमेशा जनता के हितकर कल्याण की बातें सोचनी चाहिए। अच्छा जी, हितकर शब्द यहां पर है और कल्याण शब्द यहां पर है, दोनों शब्द हैं। हितकर मतलब एक तरीके का कल्याण होता है उनके लिए, जिनसे उनका उद्धार हो, ऐसी बातें सोचनी चाहिए। तो मैं किस शब्द को हटाऊं? कल्याण को हटाऊं कि हितकर को हटाऊं? तो सर जो शब्द पहले आ गया तो दूसरे वाले शब्द को हटा देते हैं। ये कोई 100% नियम नहीं है कि जो पहले आ गया वही रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं। मानकर चलिए कि ये शब्द अगर तर्क संगत नहीं है और तर्क संगत शब्द फिर सेकंड वाला है, तब हम पहले वाले शब्द को भी हटा सकते हैं। लेकिन समानता ऐसा नहीं होता। समानता 99% केसेस में जो शब्द पहले आ गया वो आ गया। जैसे मैंने कहा, एक वाक्य मैंने लिखा कि मंदिर में पानी जल चढ़ाया जाता है। मंदिर में पानी जल चढ़ाया जाता है। उत्तर बताइए। मंदिर में पानी जल चढ़ाया जाता है, एक वाक्य लिखा मैंने। तो मुझे पता है कि सर मंदिर एक पवित्र जगह है और पवित्र जगह पर शुद्ध वस्तु ही चढ़ी जाएगी। और जल जब हमने शब्द पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जल का अर्थ होता है कि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त पदार्थ। जैसे कोई बहता हुआ पानी है, किसी झरने का है, किसी स्रोत से निकल रहा है, वो जल होगा, शुद्ध जो होगा। लेकिन मैंने हमारे कंप्यूटर जी से कहा कि मुझे एक गिलास में पानी दे दो। कंप्यूटर जी किसी भी हाथों से, चाहे गिलास साफ है कि नहीं है, पानी शुद्ध है कि नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने लाए और मुझे ये दे दिया कि लो जी पानी पी लो सर। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये शुद्ध है कि नहीं है, किस जगह से प्राप्त किया गया है, मुझे कुछ नहीं पता। इसे मैं पानी कहूंगा जहां पर शुद्धता के बारे में संशय हो, शुद्धता के बारे में संशय हो। लेकिन सर हमने एक और नियम पढ़ा है, क्या? कि जो पहला शब्द आ जाए फिर उसको एज इट इज रहने देते हैं, दूसरे वाले शब्द को चेंज करते हैं। लेकिन जो ये पहला शब्द तर्क संगत नहीं है, पानी शुद्ध शब्द नहीं है। शुद्ध शब्द कौन सा है? जल। इसीलिए गंगा का जो पदार्थ होता है उसे गंगा पानी नहीं कहते, गंगा जल कहते हैं, क्योंकि शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध है, बहता हुआ पानी है, शुद्ध है, गंगा जल कहा जाता है। ठीक है ना? अब यहां पर मैं इस पहले वाले शब्द को हटाऊंगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा कि मंदिर में जल चढ़ाया जाता है। अब ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, मंदिर में जल चढ़ाया जाता है, अब शुद्ध होगा।
पहले वाले शब्द को हटा दिया। तो ये कोई नियम नहीं है कि हाँ, लेकिन समानता ऐसी स्थिति ना के बराबर बनती है। 99.99% तक संभावना है कि जो शुद्ध शब्द होता है ना वो पहले ही प्रयोग होता है, पहले ही प्रयोग होता है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। एक और वाक्य देखिए, मैं आपका सदैव आभार का भार मानता रहूंगा। एक वाक्य लिखा मैंने, मैं आपका सदैव आभार का भार मानता रहूंगा। क्या ये वाला वाक्य सही लग रहा है पढ़ने में? पढ़ने में तो सर सही नहीं लग रहा। तो इसकी शुद्ध रूप क्या होगा इसका? मैं आपका सदैव आभार मानता रहूंगा, ये इसका शुद्ध रूप है। मैं आपका सदैव आभार मानता रहूंगा, या फिर इसको एक और तरीके से शुद्ध कर सकते हैं, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही वाक्य बिल्कुल सही हो जाते हैं, दोनों ही स्थिति में बिल्कुल सही है। कि सर आभार का भार, आभार का अर्थ क्या होता है कि सर एक तरीके से उसका महत्व मानना कि हाँ भाई मैं आपका आभारी हूं, इसको स्वीकार करना। तो अलग से भार मानता रहूंगा इस शब्द का प्रयोग नहीं होगा, या तो आभारी रहूंगा या फिर आभार मानता रहूंगा। अलग से फिर भार शब्द को हमने हटा दिया, ये शब्द प्रयोग नहीं होगा। आगे चलिए, आइए आइए पधारिए आपका स्वागत है। आइए पधारिए आपका स्वागत है। अब देखो पढ़ने से तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आइए और पधारिए दोनों एक ही शब्द हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, और अगर दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं तो एक स्थान पर तो रह नहीं सकते, किसी एक को हटाइए। तो समानता हम किसको हटाते हैं? समानता सेकंड वाले को हटा देते हैं। आइए आपका स्वागत है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, मैंने कहा तुम्हें वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए, अर्थात तुम्हें वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तुम्हें वहां कभी नहीं जाना चाहिए। ये भी शब्द का प्रयोग समानता गलत होता है, और जो भी हम वाक्य में एक शब्द प्रयोग करते हैं, जो भी, जो के बाद फिर भी का प्रयोग करते हैं, समानता ऐसा प्रयोग करने से बचना, समानता ऐसा प्रयोग करने से बचना कि लगातार जो और भी का प्रयोग हो रहा हो, कुछ शब्द बीच में आ जाए तब ठीक रहता है। तो हमने यहां पर सर कभी को रखा, भी को हटा दिया, तो मैं वहां नहीं जाना। इसको बोलते हैं कि सर जो शब्द पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति यानी जो शब्द एक दूसरे के लगभग पर्याय हैं या फिर पर्याय हैं, उन शब्दों को एक ही वाक्य में समान तरीके से रिपीट नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। दूसरी, अगर हम बात करें सर कुछ इस प्रकार की भी अशुद्धि हो सकती है कि सर संज्ञा संबंधी अशुद्धि हो जाए, संज्ञा के बाद सर ऐसा हो सकता है कि लिंग संबंधी भी अशुद्धि हो जाए, जो कि अभी देख कर आए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वचन संबंधी भी अशुद्धि मिले, वचन के बाद सर सर्वनाम संबंधी भी अशुद्धि विद्यमान हो, विशेषण संबंधी भी अशुद्धि हो, क्रिया संबंधी भी अशुद्धि हो, क्रिया विशेषण संबंधी भी अशुद्धि हो, या फिर कारक संबंधी भी अशुद्धि हो। अलग अलग प्रकार से अशुद्धि हो सकती है। इसके लिए हमें बेसिक है कि थोड़ा थोड़ा सभी टॉपिक के बारे में जानकारी हो, सभी टॉपिक के बारे में, क्योंकि वहां पर विकल्प तो होंगे नहीं कि आप उत्तर करके चले आओ कि विकल्प शुद्ध रूप लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां से किसके बारे में, अगर यहां से देखा जाए संज्ञा के बारे में कि संज्ञा संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से विद्यमान हो सकती है, संज्ञा के बारे में बेसिक जानकारी है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी नाम होते हैं, जितनी भी वस्तुओं को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, जिनका मन से अनुभव कर सकते हैं, वो सभी संज्ञाएं हैं। अगर वो सभी संज्ञाएं, अब जरा देखिए, राम आजकल शुद्ध भाषा लिखने का व्यायाम कर रहा है। क्या यहां पर व्यायाम शब्द वास्तव में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। व्यायाम शब्द शुद्ध नहीं है। यहां पर शुद्ध रूप क्या होगा कि राम आजकल शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास कर रहा है। शुद्ध शब्द होगा जी यहां पर अभ्यास, बिल्कुल सही शब्द है। ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। अच्छी बात है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। क्या ये घोर वास्तव में सही शब्द है? नहीं, बिल्कुल गलत शब्द है। घोर संबंध क्यों होगा? घोर नहीं, घोर की जगह सर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए था। घोर संबंध क्या होता है? गलत है। मैंने कहा सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञान है। पढ़ने से तो लग रहा है कि सर बिल्कुल सही है। गलती कहां पर है? सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण क्या है? अज्ञान है। सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। ये अज्ञान, अब देखिए पढ़ने से तो लगेगा कि एकदम सही है कि अज्ञान है। अज्ञान शब्द एक प्रकार का विशेषण है, लेकिन यहां पर वास्तव में क्या आनी चाहिए थी? एक संज्ञा आनी चाहिए थी, अज्ञानता। कि सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण क्या है? अज्ञानता है। उसके आधार पर निरपराधी को दंड देना अनुचित है। क्या वास्तव में यह शब्द सही है कि निरपराधी
नहीं सर, निरपराधी एक प्रकार का विशेषण है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है उस व्यक्ति के लिए। अगर किसी एक व्यक्ति के लिए बात कह रहे होते जो कि कटघरे में खड़ा है, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन सामान्यतः जो कोर्ट के ऑर्डर होते हैं या फिर सामान्यतः जो ऐसी बातें होती हैं जो प्रेरणादायक होती हैं, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो सभी व्यक्तियों के लिए होती हैं। निरपराधी नहीं, निरपराध यानी कोई भी व्यक्ति जिसने कोई भी अपराध नहीं किया हो, सभी व्यक्तियों पर यह लागू होता है। निरपराध को दंड देना अनुचित है, निरपराधी को नहीं। किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर ये बात नहीं कह रहे हैं। आगे चलिए। विद्यार्थियों ने प्रधानाध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अभिनंदन पत्र प्रदान किया क्या होता है सर? प्रदान किया, ये तो नहीं है, प्रदान नहीं, अर्पित शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अर्पित है, हाँ, अर्पित शब्द का प्रयोग होगा। किस शब्द का प्रयोग होगा? अर्पित शब्द का प्रयोग होगा। एक बार इन सभी प्रकार की अशुद्धियों को अपने आप से पढ़ने का प्रयास करना है और अपने आप से एक बार जो भी दिक्कत हो, जो भी कुछ समस्या हो, अगली क्लास में पूछनी है। यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि, लिंग अभी अभी पढ़कर आए हैं। जैसे मैंने कहा मुझे बहुत गुस्सा आती है, शुद्ध वाक्य है क्या? गुस्सा शब्द के लिए समानता आती है शब्द का कुछ लोग प्रयोग कर देते हैं, गलत वाक्य है। क्या होगा? मुझे बहुत गुस्सा आता है, बिल्कुल शुद्ध है। गुस्सा जो शब्द है सर एक प्रकार का भाव है और समानता भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह? पुल्लिंग की तरह व्यवहार करते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। बिजली का बटन दबाते ही बत्ती जल उठा। बत्ती जल उठा जल उठा नहीं, जल उठी शब्द का प्रयोग होगा, लिंग संबंधी गलती है। सीता और राम आई, सीता और राम आई, क्या ये वाला वाक्य सही हो सकता है? सर एक तो यहां पर वचन संबंधी भी गलती है, ये बहुवचन में प्रयोग होगा और पुल्लिंग में प्रयोग होगा। सीता और राम आए, अब सही है। मैंने उसकी मस्तक पर टीका लगाई, पढ़ने से पता चलता है गलती है। मैंने उसके मस्तक पर टीका लगाया, अब सही है। राधा ने मोहन से झूठ बोली थी, झूठ बोली थी। देखिए समानता जो बिहार और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले विद्यार्थी हैं या फिर जो दक्षिण राज्य वाले विद्यार्थी हैं, वो समानता ऐसे प्रयोग करते हैं कि राधा ने मोहन से झूठ बोली थी, ऐसे बोल देते हैं, जो कि समानता गलत है। राधा ने मोहन से झूठ बोला था, अब बिल्कुल सही होगा। तो एक बार इनको पढ़ने का प्रयास करना, इनको शुद्ध बनाने का प्रयास करना। उसके बाद की जो मुलाकात होगी, हो सकता है कि कल हम निबंध लेखन पढ़ें। क्या पढ़ें? कल हम निबंध लेखन पढ़ें, या फिर कल एक डाउट सेशन रखें आपका। क्या कल एक डाउट सेशन रखा जाए कि कल निबंध लेखन पढ़ें? हाँ, बोला था का प्रयोग होगा, बोला था का प्रयोग होगा, ठीक है ना। चलिए, कुछ डाउट्स हैं आपके? अगर कुछ डाउट्स हो तो कल डाउट सेशन करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, नहीं तो कल निबंध लेखन शुरू हो जाएगा। डाउट सेशन, डाउट सेशन रखते हैं कल, ठीक है। कल हो जाएगा जी आपका डाउट सेशन। कल आपके डाउटों के बारे में बात करेंगे और फिर निबंध लेखन शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।